यूं न उंगली हर किसी पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। और ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है यूं ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। तो राहत इंदौरी जी के इस शेर के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है अक्षय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरुकुल फीचर मेकर। और मैं आपके साथ सफ़र तय कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटी का। और पिछले सफ़र में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के दो टॉपिक, भारत का संवैधानिक विकास और संविधान सभा, दोनों टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे दोनों टॉपिक्स। आज नया टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली हम एक क्वेश्चन लेकर आएंगे जो पिछले टॉपिक से रिलेवेंट होगा। तो ये टॉपिक्स संविधान सभा के टॉपिक से रिलेवेंट है। आज का क्वेश्चन जो आपके सामने है कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। इसको पॉज करके आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की, भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत की। तो सर्वप्रथम जो है हम बात करेंगे जो सबसे मुख्य स्रोत है। और आप सभी जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की है, जो भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम 1935। ज़्यादातर संविधान के टॉपिक्स जो मुद्दे संविधान में ऐड किए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935, लेकिन यहाँ पर मुख्य उन बिंदुओं की बात करेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे प्रमुख स्रोत की, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ से लिया गया है वो है आपका संघीय तंत्र। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर संघीय तंत्र क्या है, क्या मैटर है। तो संघीय तंत्र का मतलब है यहाँ पर सत्ता का बंटवारा से, शक्तियों का विभाजन। तो आपको बताया गया था, मैंने 1935 में भी आपको बताया गया था कि 3 पार्ट थे। एक तो आपका संघ, एक राज्य और एक समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियाँ थी जिसमें क्या था, सारी शक्तियों का विभाजन किया गया था। कौन कौन से काम संघ केंद्र सरकार करेगी, कौन कौन से काम राज्य सरकार करेगी और कौन काम दोनों लोग कर सकते हैं, राज्य भी और संघ भी। तो ये व्यवस्था मैंने आपको बताई थी। 1935 एक्ट में इसमें 59 विषय थे, इसमें 54 विषय थे और इसमें 36 सब्जेक्ट थे, ठीक है। लेकिन इस वाले प्रोसेस को कहाँ से, भारत शासन अधिनियम से कहाँ पर ऐड किया गया, हमारे भारतीय संविधान में ऐड किया गया, ठीक। और भारतीय संविधान में आज अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 100 जो आपके सब्जेक्ट रह गए हैं, इसमें आपके हो गए हैं लगभग 61 और इसमें आपके रह गए हैं आपके हैं 47। तो ये जो सब्जेक्ट हैं अब इसमें और बढ़ भी गए हैं, 52 के समथिंग सब्जेक्ट इसमें हो गए। तो ये सारे जो सब्जेक्ट लिए गए हैं, ये जो व्यवस्था ली गई है इस प्रकार की, जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में हमारे व्यवस्था दी गई है, ठीक। तो ये कहाँ से ली गई है, भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। तो इसकी वहाँ पर भी चर्चा करूँगा, लेकिन मैं बताऊँ ये सारी व्यवस्था 1935 के एक्ट में थी और आज हमारे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। लेकिन ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्लियर हुआ। अगला टॉपिक्स, अगला ध्यान रहेंगे राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है। जो गवर्नर होते हैं प्रांतों में पहले हुआ करते थे, आज स्टेट में जो गवर्नर हैं उनकी ऑफिशियल जो ऑफिस होगा उसकी व्यवस्था किस एक्ट में की गई थी, 1935। तो ये व्यवस्था हमारी 1935 के एक्ट से हमारे संविधान में ली गई है। एक आपका लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ये व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है, 1935 के एक्ट में ये व्यवस्था की गई थी विस्तार रूप से। तो वहाँ से ये हमने, और आपकी अगली है प्रशासनिक विवरण। जो प्रशासनिक व्यवस्था है हमारे यहाँ करंट में, ये भी कहाँ से ली गई है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और एक आपका आपातकालीन उपबंध, जो आपातकालीन उपबंध हैं
वो भी हमारे कहाँ से लिए गए हैं, 1935 के एक्ट से। आपातकालीन से कई जुड़ी हुई बातें हैं, कई देश हैं वहाँ से भी मुद्दे कुछ लिए गए हैं। क्या क्या लिए गए हैं वो बात मैं जब करूँगा, जब उस देश के संविधान से क्या रिलेटिव हमारे यहाँ है वो जब पढ़ाया जाएगा आपको अभी, ठीक है, आगे, तो उसके बारे में हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये मुख्य बिंदु हैं जो आपसे पूछे जाएंगे कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। चाहे वो संघीय तंत्र हो, राज्यपाल का कार्यालय हो, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, आपातकालीन उपबंध, ये सब के सब कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। आप देखिए वो कुछ कंट्रीज़ हैं, 10 प्रमुख देश है जहाँ से हमारे संविधान में कुछ बातें ली गई हैं, वो पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम में कि हमारे संविधान में ये वाली बात ऐड किस देश के संविधान से ली गई है। तो हम बात करते हैं, मैं 11 प्रमुख सोर्स आपको पढ़ाऊँगा, स्रोत पढ़ाऊँगा। पहला भारत शासन अधिनियम जो प्रमुख स्रोत है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंट्री, कौन सी कंट्री से क्या क्या बातें ऐड की गई हैं हमारे संविधान में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कनाडा की। देखिए कनाडा की मैंने बात इसलिए करी क्योंकि अभी पीछे पॉइंट है, उस रिलेटिव इसमें एक पॉइंट है, इसमें सशक्त केंद्र के साथ सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, इसमें क्या मैटर है, जो अभी संघीय व्यवस्था ली गई 1935 एक्ट से ली गई, जो मैंने आपको बताया था सत्ता का बंटवारा, जो शक्ति के विभाजन हुआ है, ठीक है, वो 3 पार्ट में हुआ। भी मैंने आपको समझाया कि एक तो आपका संघ सूची जिसको केंद्र सूची भी कहते हैं, एक आपकी राज्य सूची और एक आपकी समवर्ती सूची। इसके बारे में मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अंतर्गत जो पॉइंट होते हैं उनके बारे में कोई भी कार्य, कानून बनाना, किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव, वो कौन लेके आएगी, सिर्फ केंद्र सरकार। इसके अंतर्गत जो पॉइंट आते हैं उनसे संबंधित जो पॉइंट प्रस्ताव हैं या फिर जो भी कार्य है वो कौन करेगी, राज्य। इसके अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट पर दोनों केंद्र और राज्य सरकार नियम बना सकते हैं। ये बात क्लियर हुई आपके। इस प्रकार से शक्ति संघीय तंत्र का मतलब है सत्ता का बंटवारा, इस प्रकार से सत्ता का बंटवारा हुआ। मैंने आपको बताया था करंट में यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं, 100, यहाँ पर कितने हैं 61 और यहाँ पर कितने हैं 52। ये सब्जेक्ट हैं, पॉइंट है। जैसे सपोज दैट सबसे एग्जाम्पल लेता हूँ, रेलवे किसका विषय है, केंद्र सरकार का, यानी कि इस रेलवे से संबंधित सारी बातें कौन देखेगी, केंद्र सरकार। यदि ट्रेन संबंधित कोई योजना लेके आनी है तो वो योगी सरकार नहीं लेके आएंगे, वो कौन लेके आएंगे, पीएम मोदी। जो भी करेंगे वो करेंगे इसके लिए, जो रेलवे डिपार्टमेंट है या फिर जो रेलवे मंत्रालय, सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब अथॉरिटीज़ है। और यदि सपोज दैट जैसे यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस है, ये जो आपकी प्रादेशिक पुलिस होती है, ये किसके अंडर में रहती है, राज्य अंडर में। ये सब्जेक्ट राज्य का है, इसके संदर्भ में मोदी कुछ नहीं करेंगे, मोदी डिसाइड नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी में क्या होगा या फिर क्या प्रक्रिया, वो कौन देखेगी, राज्य सरकार देखेगी। अब सपोज दैट जैसे एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो इस पर क्या कर सकते हैं, इस पर दोनों लोग डिस्कस कर सकते हैं। दोनों लोग अपनी योजना, आपने देखा होगा योगी जी भी इस पे अंतर्गत योजना निकाल रहे हैं और आपके मोदी जी भी निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, एक समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये बात समझ में आ गई, आशा करता हूँ आपसे। लेकिन ये व्यवस्था आप कहोगे सर ये तो 1935 के एक्ट से ऐड कर ली हमने, तो यहाँ पर कनाडा से क्या लिया गया, तो कनाडा से इसमें केंद्र को क्या बनाया गया, सशक्त बनाया गया है। ये बात 1935 के एक्ट से ले ली गई, लेकिन इसको सशक्त बनाया गया कहाँ से, कनाडा से। क्या व्यवस्था ली कनाडा से कि अगर सपोज दैट कुछ कंडीशन ऐसी हैं, केंद्र सरकार के किसी भी पॉइंट पर कानून नहीं बना सकता कौन, स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार, लेकिन राज्य सूची के जो विषय हैं ये 61, इन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो आप ये बोलोगे ना केंद्र को ऊपर रख दिया, केंद्र भाई उसके पे नहीं बना सकती है, लेकिन ये बना सकती है, तो सशक्त करा नहीं केंद्र को। अब वो क्या कंडीशन है, जैसे आर्टिकल आपका एक होता है आपका आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में क्या है
राष्ट्रपति शासन के दौरान, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है? जब वहाँ पर क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ व्यवस्था देने में फेल हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 356 के तहत क्या लगा दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 365 में भी राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, जब केंद्र के नियमों का उल्लंघन कर देती है स्टेट गवर्नमेंट, या कुछ ऐसे व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं जो कन्वे नहीं हो पाती, तो एक ये है। और एक है आर्टिकल 249 राज्यसभा के द्वारा। तो या तो इन दो कंडीशन में, या फिर आर्टिकल 249 में राज्यसभा को ये पावर दी गई है कि वो राज्य सूची के विषय में क्या बना सकते हैं? कानून। अब राज्यसभा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेवेंट है ना, तो आप सभी जानते हैं मतलब केंद्र है, वहाँ से संबंधित है राज्यसभा आपकी। तो इस प्रकार से राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार की, या केंद्र जो है, केंद्र वो क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। और प्लस दूसरा पॉइंट, जो समवर्ती सूची के संदर्भ में कोई यदि कानून आता है और वो कानून में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, राज्य सरकार भी बना रही है और केंद्र सरकार भी, तो उसमें जो प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, या फिर जो कानून मान्य होगा वो किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। तो कहने का मतलब है, आप इससे ये समझ गए होंगे कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जो सत्ता का बंटवारा किया गया है, उसमें सशक्त किसको बना दिया गया? समझ रहे हो? प्रायोरिटी किसको दी गई है? केंद्र को दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये व्यवस्था कहाँ से ली है हमने? कनाडा से। बात समझ में आई? संघीय तंत्र 1935 से, लेकिन उसमें जो पावर्स सेंट्रल को, गवर्नमेंट को ज़्यादा दे दी है राज्य स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बदले, मतलब तो वो सारी व्यवस्था कहाँ से ली है? कनाडा से। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ये वाली बात। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सारे विषय आपने देखे, 100 विषय केंद्र सरकार में आ गए, 61 राज्य सरकार में और 52 दोनों को। तो अब कोई अगर ऐसा पॉइंट आ जाए जो इन सब में ना हो और उस पर कानून बनाने का मुद्दा खड़ा हो जाए, उस पर कानून कौन बनाएगा? ना ही ये 100 में शामिल है, ना 61 में, ना 52 में, इमरजेंसी में आ जाए। तो इस प्रकार के किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने की अथॉरिटी किसको रहती है? केंद्र सरकार को रहती है। बात समझ में आ गई? तो अगला पॉइंट ये है इसका, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है, यानी कि अगर कोई ऐसा मुद्दा खड़ा हो जाता है जो सत्ता के बंटवारे में इसका डिस्कस नहीं हुआ है, तो ऐसे पॉइंट पर कानून बनाने की पावर किसको दी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर हुआ? अगला है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। तो देखिए, जो हमारे स्टेट में जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होते हैं, उनके लिए कोई चुनाव नहीं होता, वो केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं। तो आपको सीधे सीधे समझ में आओगे, जैसे इस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो वो क्या आपने उनके लिए वोट किया? ये किसी प्रकार की वोटिंग हुई नहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको क्या करा है? नियुक्त किया है। तो ये राज्यपाल को चुनाव नहीं होता, उनको नियुक्त किया जाता है केंद्र के द्वारा। ये व्यवस्था भी हमारी कहाँ से ली गई है? कनाडा से। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश की आपकी गवर्नर बनी है कौन? आनंदीबेन पटेल। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है, ये पॉइंट भी कहाँ से लिया गया है? हमारा कनाडा के संविधान से। अब नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपके उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। देखिए इसमें क्या है, ये व्यवस्था हमारे संविधान के आर्टिकल 143 में है, आर्टिकल 143 143 में व्यवस्था दी गई है और ये कनाडा से ऐड की गई है। क्या व्यवस्था है? जैसे राष्ट्रपति, आप सभी जानते हैं हमारे प्रोसेस क्या होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया, अब भी समझा रहा हूँ। जो हमारे कानून बनाने का काम होता है वो किसका होता है? संसद का। और संसद तीन पार्ट होते हैं, आप सभी जानते हैं, एक तो राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब कोई भी कानून बनता है तो पहले उसे किसी भी एक सदन में पेश किया जाता है, वो फिर दूसरे सदन में पास होता है। ठीक है, और उसके बाद पहले में पास होगा, फिर दूसरे में पास होगा, फिर किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के। आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति की पोस्ट हमारे कोई योग्यता तो होती नहीं है उसकी, हैं कैसा? MA चाहिए, PA चाहिए, PhD चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं।
तो यदि कोई कानून ऐसा आ जाता है कि राष्ट्रपति की समझ में ना आ रहा है, सपोज दैट जीडीपी संबंधित कोई जीडीपी आया था और जीएसटी संबंधित कोई कानून है वो आ गया राष्ट्रपति के समक्ष आया, राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा है क्या मसला है क्या नहीं है, तो वो उसके संदर्भ में या फिर गलत है या सही है क्या है, तो उसके संदर्भ में वो उच्चतम न्यायालय का जो सीजेआई है या उच्चतम न्यायालय से वो सलाह ले सकता है कि हाँ भी इसको एक्सप्लेन करिए क्या मुद्दा है इसमें, ठीक है, इस कानून में क्या अवस्था है मुझे समझाइए विस्तार से, या इसके साइड इफेक्ट, मतलब कुछ भी चर्चा कर सकता है, ठीक है, डिस्कस कर सकता है किससे भी, उच्चतम न्यायालय से, उसको पावर है आर्टिकल 143। लेकिन सिर्फ डिस्कस करेगा, पूछेगा उससे हाँ भी सही है गलत है क्या प्रॉब्लम है, उस एक्ट को पास करना या पास ना करना किसके पावर में है, मतलब राष्ट्रपति के, चाहें तो वो उनको पास कर दे, चाहें तो वो ना करे, लेकिन पूछ सकता है आर्टिकल 143 के तहत। तो ये हमारा कनाडा। तो अगर आपका क्वेश्चन आएगा, पूछे भी गए हैं कई बार, ठीक है, तो कनाडा से टॉपिक्स लिए गए हैं, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सारे के सारे पॉइंट हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं। किसके तहत? ये ऐड किए गए हैं कनाडा के संविधान के तहत, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए अब लोग बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अब बात करते हैं ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या ऐड किया गया है। सबसे प्रमुख बात, संसदीय शासन। यह संसदीय प्रणाली जो हमारे यहाँ जो संसदीय प्रणाली है, ये व्यवस्था यानी कि संसद है, एक संसद के थ्रू कानून बनता है, वहाँ से मतलब वो सारे कानून पारित होते हैं, उनके थ्रू ही देश में नियम कायदे बनाए जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? जो हमारे संसदीय प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। और संसद में भी द्वय सदनवाद। द्वय सदनवाद मतलब संसद में हमारे कितने सदन होते हैं? दो, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। तो ये व्यवस्था भी हमारी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। अभी आपको बातें समझाऊंगा मैं जब पढ़ाऊंगा, पॉलिटिक्स क्या होती है, लोकसभा क्या, वो सारा कुछ पढ़ना। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, इतना समझना है कि ये बात कहाँ से ऐड की गई है हमारे संविधान में। तो ये ऐड की गई है कहाँ से? ब्रिटेन से आपका। और एक आपका विधि का शासन, यानी कि हमारे यहाँ रूल किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं होगा, नहीं, जो कानून है उसका शासन है, जो संविधान में लिखा हुआ है। हमारे जो राष्ट्रपति है वो भी ऐसा नहीं कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो किसके थ्रू से रहेंगे भाई? संविधान के थ्रू। अगर असंवैधानिक काम करने शुरू कर दें तो फिर क्या होगा? उनके लिए भी इलाज है, उनको हटा दिया जाएगा महाभियोग के तहत। तो हमारे क्या है? विधि का शासन है, ठीक। मंत्रिमंडल प्रणाली, यानी कि जो हमारा कैबिनेट, जो मंत्रिमंडल होता है, विभागीय उनको विभाग दिए जाते हैं, ऐसे कि आपके गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, जो मिनिस्ट्री जो हमारे व्यवस्था है, ये मंत्रिमंडल जो प्रणाली ली गई है ये भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, तो हमारे यहाँ जो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो कहाँ से? ब्रिटेन से। यानी कि हमारे पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता, अलग अलग स्टेट की नागरिकता नहीं ली जाती कि साहब हम उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की नागरिकता है तुम्हारे पास, नहीं। जो हमारे यहाँ सभी को एक धागे में पिरोने का काम करता है वो यही तो करता है। क्योंकि जो महाराष्ट्र के व्यक्ति है वो भी क्या बोलेगा? वी आर इंडियन। सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं। और उनको नागरिकता ही इंडियन, ये नहीं है उनको महाराष्ट्र की अलग से कोई नागरिकता लेने की आवश्यकता है। पूरे देश में एक ही प्रकार की नागरिकता चलेगी। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका के 50 स्टेट हैं, वहाँ के लिए अलग अलग नागरिकता होती है एक स्टेट की, और एक अमेरिका की दोहरी नागरिकता का वहाँ पर प्रावधान है। तो हमारे यहाँ कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल। पूरे भारत में सिर्फ भारतीय नागरिकता, स्टेट की कोई अलग से नागरिकता आपको नहीं लेनी पड़ेगी। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? हमारे यहाँ ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। और आपको संसदीय विशेष अधिकार, कुछ प्रिविलेजेस, विशेष अधिकारों की बात की गई है संसद को लेकर, ठीक है। तो वो कहाँ पर, कहाँ से ली गई है हमारे संविधान में? ब्रिटेन से। ये सारी बात हमारे यहाँ कहाँ से ऐड की गई है? ब्रिटेन से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। संसदीय शासन, द्वय सदनवाद, विधि का शासन, यहाँ नोट कर लेंगे, विधि का शासन। और आपका मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, संसदीय विशेष अधिकार, ये सारे के सारे पॉइंट कहाँ से लिए गए हैं हमारे? ये लिए गए हैं सबके सब ब्रिटेन के संविधान से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे ब्रिटेन के संविधान से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ब्रिटेन के संविधान से तो ये मुख्य बिंदु हैं जो लिए गए थे। अब हम बात करते हैं अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका।
देखिए सर्वप्रथम मौलिक अधिकार, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को ऐड किया गया है वो कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। कई बार पूछा गया है कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ऐड किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आप सभी जानते हैं, ठीक, जो भी हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं संविधान में चर्चा, हम चर्चा करेंगे, पूरा एक भाग है, ठीक है, पूरा एक भाग पढ़ना है हमको, भाग 3, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? मौलिक अधिकारों का वर्णन करेंगे संविधान में। तो वो सब कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इससे क्या मतलब है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अलगाव है। न्यायपालिका के ऊपर कोई मतलब किसी प्रकार का प्रेशर ना हो, जिससे वो अपने न्यायिक जो क्षेत्र है उसमें स्वतंत्र रूप से वर्क कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था उनको स्वतंत्र किया गया। उनके ऊपर कोई ऑफिसर या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव नहीं रहता, जिससे कि वो क्या करें, दबाव में आकर कोई फैसले लें। तो इस प्रकार की व्यवस्था ना हो, इसलिए न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता ली गई है वो कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो इनकी विभिन्न शक्तियों के बारे में वहाँ पर हम वर्णन करेंगे, ठीक। और आपका नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, यानी कि न्यायपालिका जो भी फैसला सुनाती है, ठीक है, उसका हम क्या कर सकते हैं? पुनरावलोकन कर सकते हैं, उस पर विचार हो सकता है। वो एंड द लास्ट फैसला रहेंगे, उस पर विचार विमर्श हो सकता है। तो ये सारी व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के जो पद लिए गए हैं ये भी भारत में कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। ये ध्यान रखना आपको, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद, प्लस उच्चतम जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, तथा उच्च यानी कि हाई कोर्ट, न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, इन पर एक महाभियोग लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग नाम दिया जाता है, लेकिन उसकी कुछ राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से कुछ प्रोसेस अलग होती है। लेकिन जो इनको हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को, वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। और मैंने आपको बताया जो राष्ट्रपति है उस पर भी क्या लगाया जाता है? महाभियोग। उसको हटाने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम नाम देते हैं महाभियोग का। तो वो भी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, यह कह सकते हैं सीधा राष्ट्रपति पर महाभियोग। कुछ नए बच्चे कंफ्यूज ना होइए, महाभियोग क्या है? ये इनको हटाने की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है एक कुछ कंडीशंस में, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है। तो ये बात हुई किसकी भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका की। क्लियर है? तो ये प्रमुख पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे कि ये कहाँ से लिया गया सिद्धांत, तो आप क्या बताएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर है अभी? अब नेक्स्ट बात करते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन और, अगर आपसे पूछा जाए संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, तो ये भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। लेकिन अगर ये पूछा जाए संविधान की प्रस्तावना, जो पहली वर्ड है ना, हम भारतवासी ये लोग, तो इस प्रकार की जो मतलब भाषा है, जो उसमें भाषा है, भाषा जो भाषा वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान में प्रस्तावना की चर्चा है वो कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना की जो बात चर्चा की गई है, जो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप है, वो कहाँ से ली गई? अमेरिका से। लेकिन अगर पूछा जाए संविधान की प्रस्तावना की भाषा, तो आप क्या टिक करेंगे? ऑस्ट्रेलिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे सभी। अब बात करते हैं हम आयरलैंड।
देखिए आयरलैंड से सबसे इम्पोर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के निर्देशक तत्व, ये हमारे संविधान के भाग 4 में हैं और ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। ये क्या है? बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये है क्या मसला, क्या मसला है? ठीक है, ये राज्य के लिए है क्या? मैं आपको बता दूं, ये सिंपल सी एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट को नियम कायदे बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना है। गाइडलाइन जो होती है, हाँ भी आप कानून बनाओगे गवर्नमेंट, तो आप इन बातों को ध्यान रखोगे, आपके कानून में ये व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए, ये सब कुछ। तो वो कहाँ पर लिखा हुआ? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो राज्य वर्ड यूज हुआ ना, राज्य, इस राज्य वर्ड का मतलब यहाँ पर है केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, स्थानीय सरकार से भी, और हर एक वो गवर्नमेंट बॉडी से जो वर्क करती है, ठीक है, देश के लिए। तो वो सभी इन इसमें लिखी हुई बातों को क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। कुछ भी काम करते समय नियम कायदे अधिनियम जो भी बना रहे होंगे, तो ये हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, गाइडलाइन है इसमें, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। सेकंड, आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवस्था जो है, राष्ट्रपति के निर्वाचन व्यवस्था, ये निर्वाचन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। ध्यान रहेंगे, राष्ट्रपति की निर्वाचन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और इसका, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ठीक है, आप सभी जानते हैं जो हमारे यहाँ राज्यसभा है, इस राज्यसभा में 12 सदस्य, आप सभी जानते हैं राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं, इन सदस्यों को स्टेट के कौन एमएलए जो होते हैं, एमएलए, वो इनको क्या करते हैं? चुनते हैं, फिर ये राज्यसभा में भेजे जाते हैं। लेकिन इसके जो 12 सदस्य हैं, इनको सीधे सीधे कौन? राष्ट्रपति, इनको राष्ट्रपति सीधा सीधा मनोनीत करते हैं। किन लोगों को? जो कला, विज्ञान, साहित्य है, ठीक है, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में विशेष उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उन लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। ऐसे कितने लोग हो सकते हैं? मैक्सिमम 12। तो जो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। क्लियर है भाई? तो ये पॉइंट हो गया हमारे आयरलैंड का। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं वही आपको पॉइंट लिखा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीटेड हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, एक तो संवर्ती, जो संवर्ती सूची है वो भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और आपका व्यापार से संबंधित जो हमारे संविधान में बातें ऐड की गई हैं, और आपका वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता, ये भी हमारे कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बार बार पूछा गया है वो है आपका संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 108 में प्रोविंस व्यवस्था की गई है। लेकिन क्या है ये संसद के दोनों सदनों की बैठक, ये संयुक्त बैठक? इसको समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो संसद है, संसद के 3 पार्ट हैं, एक आपका राष्ट्रपति, एक आपका राज्यसभा, और एक आपका लोकसभा। ठीक है, 3 पार्ट हैं। अब होता क्या है, कोई भी कानून है, पहले वो इन 2 सदनों में पेश किया जाएगा। सपोज दैट मैंने मान लिया, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ पर ये कानून पेश किया गया। क्या कानून? कि यदि कोई व्यक्ति बाइक चालक यदि हेलमेट नहीं लगाता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाएगा। ये एक कानून बनाना है। लोकसभा में इसको पारित किया गया और यहाँ पर
बहुमत से पास हो गया, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठते हैं वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोगों ने इस पर सहमति जता दी, इसको पास कर दिया गया और ये फिर कहाँ पर आ गया कानून, राज्यसभा में आ गया। अब राज्यसभा में आने के बाद यहाँ पर इसको पास कराया गया, तो यहाँ पर भी आधे से ज़्यादा लोगों ने इस पर सहमति जता दी, तो यहाँ से भी क्या हो गया ये पास, ठीक। और फिर किसके पास चला गया, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए और ये क्या बन गया, कानून बन गया। कानून बनने से पहले ये क्या कहलाएगा, बिल कहलाता है, बिल। लेकिन जनरली अगर ऐसा ना होकर के, ये जनरल प्रोसेस है, लेकिन हुआ क्या, जब ये राज्यसभा में आया तो उन्होंने इसको पास नहीं किया, उन्होंने इसमें कुछ संशोधन करा, साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, 500 रुपये नहीं 300 रुपये होना चाहिए, ये कुछ और नई बात ऐड कर दी। तो फिर ये जो संशोधन होने के बाद दोबारा जाएगा इनके पास कि हाँ भी ये संशोधन हो गया, आप इस पर देखिए, लेकिन उसको लोकसभा मानने को तैयार नहीं है। तो जब ये पास कर दे रहे हैं तो ये नहीं कर रहे, फिर मतलब बिल जो है इधर से उधर घूम रहा है, कन्फ्यूजन हो गई। ये पास कर रहे हैं संशोधन करने के बाद तो उसको ये पास नहीं कर रहे, फिर ये उसमें कुछ फ्रूट चला रहे हैं भेज रहे हैं तो ये पास नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसे में राष्ट्रपति क्या, राष्ट्रपति के पास पहुंच ही नहीं रहा अभी तक, तो इन दोनों से पास ही नहीं हुआ वो। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों को एक साथ बुलवाता है कि हाँ बताओ भी आपकी प्रॉब्लम क्या है, एक साथ बैठो आप सभी लोग आकर के। तो उसको कहते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इस कंडीशन में आपको जब कोई बिल इधर से उधर दोनों लोकसभा से पारित नहीं हो पा रहा है, एक कर रही है तो एक नहीं कर रही और एक कर रही है तो एक नहीं कर रही, तब क्या करा जाता है, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। आर्टिकल 108 में प्रावधान है और ये इस प्रकार की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब बात समझ में आई सभी के, ठीक है, क्या व्यवस्था थी, कहाँ से ली गई। और इस जो संयुक्त बैठक होती है इसका अगर पूछा जाए इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो इस बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। क्लियर है, बुलाता कौन है इसको, राष्ट्रपति। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी आपकी। और एक आपकी प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा भी हमारी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये वो इम्पोर्टेंट बातें थी जो कहाँ से ली गई थी, आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी, इसको नोट करेंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, देखिए अब बात करते हैं हम जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया, जर्मनी का वाइमर संविधान है, ठीक है, वहाँ के वाइमर नामक स्थान पर संविधान लिखा गया था, इसलिए जर्मनी के संविधान को जर्मनी का वाइमर संविधान बोला जाता है। यहाँ से क्या ऐड किया गया है, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या आपका आपातकाल के समय, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन, यानी कुछ हमको फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। तो मौलिक अधिकार के जब हमारे देश में आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, तो उस समय कुछ मौलिक अधिकार हमसे छीन लिए जाएंगे, वो हमको नहीं दिए जाएंगे। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, जर्मनी में। हमारे संविधान में व्यवस्था है, ठीक है, जैसे आर्टिकल 19 है 19 में, इसमें क्या हमको स्वतंत्रता मिली हुई है, किसकी, घूमने की, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। तो इस पर हमारे बैन लग सकता है, ये जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा, आर्टिकल 19 के तहत जो हमको स्वतंत्रता मिलेगी, मौलिक अधिकार हमको दिया गया है, उस पर क्या लग जाएगा, बैन लग जाएगा। लेकिन सब नहीं है, एक आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दो आर्टिकल ऐसे हैं, इनमें जो हमारे मौलिक अधिकार के तहत जो हमको पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 20 में और आर्टिकल 21 में, ये कभी भी समाप्त नहीं होते और ये वाला स्वतः समाप्त हो जाता है। और बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं उनको राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मौलिक अधिकार को आपके क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, किस दौरान, राष्ट्रीय आपात के। तो जो ये व्यवस्था है कि आपातकाल के दौरान आपके मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाएंगे, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, जर्मनी से। बात समझ में आई सभी के, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा रूस, रसिया। तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मूल कर्तव्य, ठीक है। सभी नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है, लेकिन ये मूल संविधान में नहीं था, ये भाग 4 का में है, ध्यान रहेंगे, भाग 4 का, और इसको जोड़ा गया था 42वां अमेंडमेंट 1976 संविधान में किया गया था। उसके बाद मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ये मौलिक कर्तव्य हमारे कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। और सेकंड पॉइंट,
आपका प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, यानी कि जो हमारे प्रिम्बल में संविधान के प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है, ठीक है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है, वो बात पॉइंट कहाँ से लिए गए हैं, वो रूस से। तो 2 पॉइंट रहेंगे, एक तो मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। ये बातें हमारे यहाँ कहाँ से ली गई हैं, रूस से। और मैंने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में ऐड किया गया था भाग 4 का में 42वां अमेंडमेंट 1976 में किया गया था। उसके तहत हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पॉइंट हमारे भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं। अभी इनको एक्सप्लेन नहीं, जब हम पूरी संविधान पढ़ेंगे और उसके थ्रू पॉलिटी की राजव्यवस्था की चर्चा करेंगे तो वहां पर एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रांस। फ्रांस के संविधान से हमारे यहाँ क्या क्या बातें ऐड की गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट वही पूछा जाता है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता के आदर्श। यानी कि हमारे संविधान में और हमारे यहाँ प्रिम्बल में जो हमारा देश गणतंत्र है उसमें जो बातें ऐड की गई हैं, उसमें स्वतंत्रता की जो बात की गई है, समानता की और बंधुता भाईचारे की जो बात की गई है, उन बातों को हमने ऐड कहाँ से किया है, फ्रांस से ऐड किया है। ठीक है, तो ये बातों को ध्यान रखें, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श हमारी प्रिम्बल में कहाँ से ऐड किए गए हैं, फ्रांस से। तो ये इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी पूछ ली जाती हैं मोस्टली। ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको लिखाई हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। देखिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो हमारे संविधान में बनाया गया मूल संविधान, कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है कि उसमें हमें क्या करा जाए, कुछ चेंज अप किए जाएं। ठीक है, क्योंकि उस समय के अनुसार वो बातें ठीक थी लेकिन आज वो ठीक नहीं है, तो उनको चेंज भी किया जा सके या कोई नई बात हमको ऐड करनी है, यानी कि संविधान संशोधन करना है। तो ये संविधान संशोधन कर सकते हैं, भारत में ये प्रावधान है। और संविधान जो आर्टिकल आपका 368, भारतीय संविधान आर्टिकल 368 में प्रावधान दिए गए हैं। तो ये 368 में जो प्रावधान ऐड किए गए हैं संविधान संशोधन के, ये हमने कहाँ से ऐड किए हैं, दक्षिण। कई बार पूछा गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ संसद जो होती है, संसद उसमें 2 सदन होते हैं, एक तो आपका लोकसभा और एक आपका होता है आपका राज्यसभा। देखिए, समझने की, और एक आपका राष्ट्रपति। इन 3 लोगों से मिलकर बनती है भारतीय संसद। तो जो लोकसभा में लोग बैठते, सांसद बैठते हैं, MP, इनको हम सीधे चुनकर भेजते हैं। जो 18 साल का वयस्क मतलब व्यक्ति है, वो क्या करेगा, मताधिकार करेगा और सीधा सीधा निर्वाचित होकर भेजेगा। लेकिन राज्यसभा में जो सांसद बैठते हैं, इनको हम MP कहते हैं, वो सीधे नहीं जाते, उनको चुनकर भेजते हैं MLA, और MLA को चुनकर भेजते हैं हम। जो 18 साल की आयु जिस व्यक्ति की हो गई, वो MLA को चुनेगा और MLA उनको निर्वाचित करेंगे। तो ये निर्वाचन की व्यवस्था कैसी हो गई, इन MPs को चुनने की व्यवस्था क्या हो गई, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष प्रणाली। लेकिन इन MPs को जो राज्यसभा में बैठते हैं, इनको चुनने की प्रणाली होती है अप्रत्यक्ष। तो जो राज्यसभा के सांसद जो होते हैं, सदस्य जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको जो निर्वाचन की व्यवस्था है, वो निर्वाचन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका। क्लियर हुआ भाई? आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा जापान। यहां से हमारे संविधान में ऐड की गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
यानी कि हमारे जितनी प्रोसेस होती हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो या फिर किसी प्रकार की हो, वो सबकी सब किसके थ्रू होती है? कानून के थ्रू, विधि के थ्रू। हमारे यहाँ व्यक्ति का शासन नहीं है, हमारे यहाँ विधि का शासन है, ठीक है। और विधि के शासन में जो प्रोसेस होती है, जितनी प्रोसेस, वो भी सब कहाँ से ली जाती हैं? विधि, कानून के थ्रू होती हैं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ऐड की है? जापान से। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 10 देश थे। और एक सबसे बड़ा सोर्स भारत शासन अधिनियम 1935, वहाँ से हमने पॉइंट नोट करे हैं। तो मैंने वो सारी बातें आपको बता दी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सोर्स से अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप पूर्णतः उसका संतुष्टि के साथ उसका जवाब दे पाएंगे एग्जाम में। तो आज की क्लास में हमने ये पूरा टॉपिक समाप्त कर लिया है, भारतीय संविधान के स्रोत। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भारत संविधान की अनुसूचियाँ, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम वहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।